अच्छा देखो, हम लोग बात क्या कर रहे थे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 34 ग्राम ऑफ अमोनिया है, तो आपको एक लाइन पता है कि 1 मोल अमोनिया जब भी होगी तो उसका मास जो है वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, ठीक है, और उसमें 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होंगे और उसका वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। अब अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 34 ग्राम ऑफ अमोनिया है, ठीक है, तो आप मुझे वॉल्यूम ऑफ अमोनिया बता दो। ठीक है, मैंने मोल्स की बीच में बात ही नहीं करी तुमसे, मैंने बोला मास इतना है, वॉल्यूम बता दो। तो अब अगर आप पहले मोल्स पे जाओगे फिर मोल से वॉल्यूम जाओगे तो उसकी जरूरत नहीं है, आपके पास ये लाइन है ना, इस लाइन में हर जगह इक्वल्स टू है, तो मतलब ये सारे आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो मास आप उठाओगे मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम उठाओगे 24 डेसीमीटर क्यूब। आप बोलोगे कि मेरे पास एमआर ऑफ अमोनिया जो है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया जो है वो बराबर है 24 डेसीमीटर क्यूब के, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया कितना है 17 ग्राम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 17 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस जो है NH3 गैस मेरी बराबर है 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया के, जिसका वॉल्यूम है। तो 34 ग्राम, अब देखो ग्राम्स के नीचे ग्राम्स लिखना, 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया गैस कितने वॉल्यूम के बराबर होगी x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 17 इंटू एक्स इज इक्वल टू 34 इंटू 24। ठीक है, तो x वुड बी 34 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 17। अच्छा, मोल्स में आपने बस ये रेशियो मेथड सीखना है, ये रेशियो मेथड आ जाएगा, इस लाइन को यूज करना तुम लोगों को आ जाएगा, मोल्स निकल जाएगा। अच्छा, अगर गैस नहीं होगी ना तो उसकी फिर वॉल्यूम कभी भी नहीं निकाल सकते, सिर्फ ये गैस की वॉल्यूम के लिए 24 डेसीमीटर क्यूब सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है, वॉल्यूम के लिए नहीं है। आपको कभी भी वो सॉलिड और लिक्विड की वॉल्यूम निकाल मोल्स को यूज करके निकालने के लिए नहीं देगा। सही है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कॉपर एटम है, उसका वॉल्यूम बताओ, नहीं, कभी नहीं हो सकता, मोल से नहीं हो सकता। ठीक हो गया, सिर्फ गैसेस के लिए ये काम। देखो हमारी बात क्या हुई, आपने ये इक्वेशन याद रख लेनी है बस, दैट्स इट। कि अगर मैंने अमोनिया के लिए बात की, मैंने बोला कि मेरे पास इसमें वॉल्यूम दिया था ना, 34 ग्राम, इसका 30 मास दिया था, वॉल्यूम मास दिया था, वॉल्यूम निकालना था मेरे पास में 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, फाइंड इट्स वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम कितनी होगी एट, उसने मुझे कह दिया एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, आरटीपी पे वॉल्यूम कितनी होगी। अब मुझे मेरी जो लाइन है ना, उस लाइन के हिसाब से पता है कि अगर 1 मोल कोई भी गैस होगी उसका मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के बराबर होता है। अगर गैस है तो मॉलिक्यूलर मास ही होगा ऑब्वियसली, और उसमें एटम्स होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब अगर मैं गैस की बात कर रहा हूँ या मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूँ तो फिर वो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आइंस। और उस अगर गैस है तो उसका वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। अब मैं अपना रिक्वायर्ड इसमें से उठाऊंगा, देखो उसने मुझे क्या दिया है, मास उसने मुझे दिया है और वो मुझसे पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम। तो ये जो पूरी लाइन है ना, इसमें से मैं मास और वॉल्यूम वाली चीज उठाऊंगा। अब अमोनिया गैस है ना, तो मतलब मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही होगी और वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब है, तो मैं इन दोनों को लूंगा और मैं बोलूंगा कि 17 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस जो होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 24 डेसीमीटर क्यूब। तो 34 ग्राम्स, मास के नीचे मास लिखो, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस का वॉल्यूम कितना होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सही है, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि मुझे इस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया में आप मुझे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया होंगे वो बता दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस बता दो। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आपने मास इसने दिया हुआ है आपको और आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप यहाँ से एमआर ले लोगे और यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लोगे, क्योंकि अमोनिया गैस है तो उसका जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा, एटॉमिक मास नहीं होगा। तो अगेन ये लाइन बनेगी 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, विच इज 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस। सॉरी 17 ग्राम है, 34 लिख दिया यहाँ पे मैंने।
यहाँ पे तो mr लिखना है ना इसका। जैसे 17 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस में 6.02 एक्सपोनेंट 23 होंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस, तो 34 ग्राम्स में कितना होगा? 34 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर निकाल लो साथ साथ। अभी इसकी वर्कशीट करेंगे। अगर कैलकुलेटर अभी भी कोई लेके नहीं बैठा है अपने साथ तो लेके आ जाए। मोबाइल वाला कैलकुलेटर यूज नहीं करना, अपना कैलकुलेटर यूज करो, क्योंकि मोबाइल वाला कैलकुलेटर जब यूज करोगे तो तुम्हारा आदत जो है वो इसकी नहीं पड़ेगी। पेपर में मोबाइल वाला कैलकुलेटर नहीं होगा तुम्हारे पास। आंसर आ रहा है 204 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। 1.204 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। 24 पक्की बात है जी मेरा यार है। सही है। 1.204 एक्सपोनेंट 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, चलें वर्कशीट करते हैं इसकी। हमारे पास अब जो है पहली वर्कशीट तो हमने की थी। अच्छा, इसकी अब नेक्स्ट वर्कशीट में जो हमें करना है ना, अब देखो मोल्स का बेसिक काम क्या होता है। मोल्स के तो ये तुमने ये हो गया पता चल गया। अब मोल्स जो असल में हम मोल्स यूज कर रहे होते हैं ना, वो हम लोग वहां पे यूज कर रहे होते हैं जहां पे हम कहते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, और जब केमिकल रिएक्शन हुआ है तो कितना हमने रिएक्टेंट लिया, उससे कितना प्रोडक्ट बनेगा। देखो इंडस्ट्री में बात करो, इंडस्ट्री में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इंडस्ट्री में एक है, मुझे वो बनाना है, अमोनिया गैस बनानी है। अमोनिया गैस की ना बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, ये जो है फर्टिलाइजर्स में यूज होती है। ठीक है, इससे फिर फर्टिलाइजर्स में यूज होती है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट वाला तुम्हें अभी रिसेंटली बैरूत में वो देखा है ना तुम लोगों ने, जो ब्लास्ट हुआ है बैरूत में, वो क्या था? अमोनियम नाइट्रेट था। तो किससे बनता है? अमोनिया गैस से बनता है। अमोनिया गैस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अमोनिया गैस जो है पाकिस्तान में भी बहुत जगह बनती है, तो वो फर्टिलाइजर्स के लिए भी यूज होती है, एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए भी यूज होती है। अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंस देखते हुए ये बनती किससे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन गैस लेते हैं और हाइड्रोजन गैस लेते हैं। अच्छा, अब अमोनिया गैस इटसेल्फ एक्सप्लोसिव होती है। अगर वो अचानक से कंटेनर में ज्यादा बन जाए ना तो कंटेनर फट जाता है, पूरा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने का मतलब ये है कि वो इतना बड़ा उसका रेडियस होता है एक्सप्लोजन का कि वो जिस प्लांट पे बन रही है वो प्लांट तो फटेगा फटेगा, साथ में जो आसपास के एरियाज हैं वो भी अफेक्टेड होंगे। तो आपने ऑब्वियसली अगर आपने बगैर कैलकुलेशन के बनाना शुरू कर दिया ना कि कितना अमोनिया आपको बनाना है, आपका जो कंटेनर है उसकी कैपेसिटी जो है वो लेट से मैं कह रहा हूँ कि वो 5000 डेसीमीटर क्यूब है, इससे ज्यादा अमोनिया नहीं बननी चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि मैंने कितना नाइट्रोजन डालना है, कितना हाइड्रोजन डालना है, तो कितनी हमारे पास अमोनिया गैस बनेगी। ऐसे तो नहीं अपनी मर्जी से डालते जाओ, वो पता चला 5000 के बजाय 8000 अमोनिया गैस बन गई, उसके बाद जगह नहीं थी, प्रेशर बढ़ा, कंटेनर का कंटेनर फट गया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन सारी हम कहाँ से कर रहे होते हैं? ये मोल्स को देखते हुए कर रहे होते हैं। मोलर कैलकुलेशन हमें ये बताएगी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 5000 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस बनानी है तो मैं कितना नाइट्रोजन लूँ, कितना हाइड्रोजन लूँ। सही है, ये सिंपल कैलकुलेशन आप हमेशा से करते आ रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मुझे एक शरबत का ग्लास बनाना है रूह अफ़ज़ा का, तो आपको अगर मैं कहूँ कि मुझे 10 गिलास बनाना है, तो आपको एक आइडिया होता है ना कि 10 गिलास बनाना है तो मुझे जो है एटलीस्ट 2 जग पानी चाहिए होगा, और रूह अफ़ज़ा की एटलीस्ट मुझे क्वार्टर बॉटल चाहिए होगी या आधी बॉटल चाहिए होगी। ठीक है, एक आइडिया आप लगाते हो, ऐसे तो नहीं कि आपने जो है वो रूह अफ़ज़ा उठा के पूरी बॉटल डाल दी। ठीक है, आपने देखना है ना कि एक गिलास के लिए इतना चाहिए तो मैं इतना ही डालूंगा। इसी तरह जब केमिकल रिएक्शन होता है, जो हम लोग करवा रहे होते हैं, जब हमें कोई प्रोडक्ट बनाना होता है, तो ऐसे ही नहीं कि बस मुंह उठा के जितना था उतना डाल दिया। नहीं, हम लोगों को बकायदा देखना होता है कि यार कितना डालें, कितना बनाना है और उसके लिए कितना डालें। तो वो सारी कैलकुलेशन जो है ना वो मोल्स करके हमें दे रहा होता है। सबसे पहले जो भी केमिकल इक्वेशन होती है उसकी हम बैलेंसिंग करते हैं। जब हम उसकी बैलेंसिंग करते हैं तो लेफ्ट साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वही राइट साइड पे करते हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल इक्वेशन है, इसकी बैलेंसिंग करोगे तो राइट साइड पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो नाइट्रोजन लेफ्ट पे 2 है, राइट पे 2 करना था, लेकिन हाइड्रोजन राइट पे कितने हो गए? 2 3 6, तो लेफ्ट साइड पे 6 बनाने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया। तो इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में ये जो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए होते हैं ना, ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसको अगर मैं वर्ड्स में पढ़ूँ ना तो मैं इसको यूं बोलूंगा कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस reacts with 3
mole of hydrogen gas to produce 2 mole of ammonia gas. To produce 2 mole of ammonia gas. सही है? तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बनती है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। इसका मतलब ये है, इसको अच्छा मैं इसमें यूं भी तो कह सकता हूँ 1 मोल की जगह पे मैं मास भी तो लिख सकता हूँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस का मास कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। नाइट्रोजन होता है 7 ना, तो इसका N2 कितना हो जाएगा 2 into 7 14। तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ, अच्छा हाइड्रोजन का मास निकालो तो हाइड्रोजन का 3 मोल्स का मास निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 मोल है ना, यहाँ पे 1 मोल था, तो 1 मोल का मास 14 ग्राम होता है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। अब यहाँ पे 3 मोल्स हैं, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन जो है उसका अपना मास कितना होगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन की H2, तो हाइड्रोजन जो है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, हाइड्रोजन इज H2। H2 का मतलब है कि 2 into 1, एटॉमिक मास 2 होता है और 2 हाइड्रोजन है, और इसके 3 मोल्स हैं। 3 मोल्स का मतलब है कि मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो डेट वुड बिकम 6। तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 into 2 is equals to 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस। अब अमोनिया का भी जो है ना मास रखो यहाँ पे, तो जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उसका मास होता है 17 ग्राम, ये 1 मोल का होता है, यहाँ पे 2 मोल्स लिखे हुए हैं तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, 2 into 17 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, बात समझ रहे हो कि हम लोगों ने मोल्स की जगह पे मासेस लिख दिए। अब देखो, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल ये बना रहा हूँ, मैंने बोला कि यार मुझे अमोनिया बनानी है इतनी इतनी, तो अब नाइट्रोजन अमोनिया और नाइट्रोजन मैंने मास में, गैसेस हम मास में भी मेजर करते हैं, सीएनजी नहीं भरवाते इतने केजी भर दो, ठीक है, वो किलोग्राम में चल रहा होता है। गैस का भी तो मास है ना, भरने के बाद उसका भी तो मास होगा, तो मासेस की फॉर्म में भी गैसेस को देख सकते हैं। इसी तरह अगर वॉल्यूम की फॉर्म में देखो तो ज्यादा सेंस बनता है गैस का। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितने मोल है, 1 मोल है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 24 डेसीमीटर क्यूब। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ 24 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ, अब हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम हो जाएगा, हाइड्रोजन के 1 मोल का 24 होता है, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम रूम टेम्परेचर पे 24 होता है। अब हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा 3 into 24, सही है, 3 into 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस 2 into 24, क्योंकि नाइट अमोनिया गैस के 1 मोल का भी वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब ही होगा। अब ये 2 मोल है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 2 into 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस। ये बात समझ आ रही है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज जो ना समझ आ रही हो, कॉन्सेप्ट बन रहा है, क्लियर हो रहा है कि हम कर क्या रहे हैं इसमें। आवाज आ रही है ना तुम लोगों को? रिस्पॉन्ड कर दिया करो, वरना फिर ऐसे लगता है कि आवाज ही नहीं जा रही। ठीक है, आगे देखो, अब हमारे इक्वेशन में उमैर देखो इसको यार से समझना, अब हमने इक्वेशन में मोल भी देखा, वॉल्यूम भी देखा, मास भी देखा, और एक और चीज और देखी ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे इक्वेशन में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है। देखो मैं ये समझा रहा हूँ कि जब मैंने ये केमिकल इक्वेशन बनाई, ये मेरे पास केमिकल रिएक्शन था, ठीक है, इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ। चलो, मेरे पास ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें मेरा रिएक्ट हो रहा है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और ये बना रहा है अमोनिया गैस। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन जब बनती है तो सबसे पहले उसकी बैलेंसिंग होती है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। उसकी बैलेंसिंग क्यों होती है, क्योंकि हमें देखना होता है कि कौन सी चीज को कितना रिएक्ट करेगा, कितने के साथ रिएक्ट करेगी तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, वो जो बैलेंसिंग होती है, हम नंबर ऑफ एटम्स बस बैलेंस कर रहे होते हैं मैथमेटिकली,
केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप नंबर ऑफ एटम बैलेंस कर देते हैं तो बेसिकली हम लोग बैलेंस क्या कर देते हैं, हम वो उसके मोल्स लगा देते हैं। ठीक है, ये जो मैं बैलेंसिंग कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे जो मैंने 3 और 2 लिखा है ये बेसिकली मोल्स है, और नाइट्रोजन के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इसको इन टर्म्स ऑफ मोल्स में पढ़ूं तो इसका क्या मतलब है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, सॉरी अरे यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। सही है, ये तो मोल्स की टर्म्स में तो हमें बात अच्छी तरह समझ आ गई, लेकिन हमारी बात क्या हुई है कि जो मेरा मोल्स होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मेरा जो मोल है 1 मोल, वो किसी भी एटम के एटॉमिक मास के बराबर है, किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। और 1 मोल में हमेशा 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स में एटम, मॉलिक्यूल और आयंस आ जाते हैं, डिपेंड करता है मैं किस वक्त किसकी बात कर रहा हूँ। और आरटीपी पे 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब। ये सारी बातें जो है ना 1 मोल के लिए हैं। ठीक है, ये भी 1 मोल के 1 मोल के लिए बात है। अब अगर ये इक्वेशन देखो तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज रिएक्टिंग विद एक्चुअली 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में रिएक्ट हुई है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो 1 मोल का जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास जो होगा उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, N2 का मॉलिक्यूलर मास है देखो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास मैं ऐसे निकालूंगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 7, N2 का कितना हो जाएगा 7 2 14। अच्छा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास सॉरी 7 नहीं है 14 है, यही मैंने गलत लिख दिया, ये 14 होता है और ये 28 ग्राम्स बनता है। तुम लोग बताते भी नहीं हो। सही है, तो नाइट्रोजन जो गैस होती है उसके 1 मोल का मास जो होता है ना वो N2 गैस का कह रहा हूँ, सिर्फ नाइट्रोजन का नहीं कह रहा, N2 गैस जो होती है उसके 1 मोल का जो मास होता है वो 28 ग्राम्स होता है। ठीक हो गया, तो मैंने 1 मोल की जगह मास 28 उसका मॉलिक्यूलर मास लिख दिया ना। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि अगर मैं कह रहा था 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं मासेस की टर्म्स में अगर बात करूंगा तो मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन की जगह उसका मास लिख दो जो कि मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन था। तो हाइड्रोजन के मास लिखना है तो 3 मोल का मास लिखना पड़ेगा ना। हाइड्रोजन के 1 मोल का मास कितना होगा इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं तुमसे कहूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है तो उसका मास कितना होगा मॉलिक्यूलर मास के बराबर। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे 2 into 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो 2 ग्राम्स हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 मोल है हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के 1 मोल का मास 2 ग्राम होता है ना। अब 3 मोल है तो 3 मोल का मास कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा ना। सही है 6। तो हाइड्रोजन 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस्ड अमोनिया। अब अमोनिया की 2 मोल्स हैं, अब अमोनिया के 1 मोल का मास कितना होगा इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल ऑफ अमोनिया का मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे नाइट्रोजन 14 हाइड्रोजन 3 17 ग्राम्स और 2 मोल्स है यहाँ पे तो 2 into 17 कर देंगे। सही है, अच्छा इसी तरह अगर वॉल्यूम की टर्म्स में बात करूंगा तो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने मोल हैं 1 मोल है तो 24 डेसीमीटर क्यूब आ गया। हाइड्रोजन के कितने मोल हैं 3 मोल हैं तो 3 into 24 आ गया, इसलिए 3 into 24 किया तो एक मोल जो है वो 24 डेसीमीटर क्यूब करती है। तो 3 मोल कितना करेगी 3 into 24 यानी 72 डेसीमीटर क्यूब होता है 3 into 24 ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया। का जो अमोनिया गैस है ये भी इसका 1 मोल भी 24 डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ कितने मोल है 2 मोल है तो 2 into 24 48 डेसीमीटर क्यूब। सही है, अब बात समझ आई। मिधत, उमैर, रेयान, या अभी भी कुछ इश्यूज हैं तो बताओ। उमैर, मिधत, और किसको समझ नहीं आया था।
हाइड्रोजन वाला 2 कैसे हुआ? हाइड्रोजन कहाँ पे 1 कह रहे हो हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन H2 गैस है ना, H2, तो हाइड्रोजन H2 गैस का सिर्फ mr बताओ कितना होगा? अगर मैं तुमसे सिर्फ हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास पूछूं, हाइड्रोजन गैस का मुझे सिर्फ mr बताओ कितना होगा, तो तुम कैसे निकालोगे? 2 into 1 which is 2 grams। तो मॉलिक्यूलर मास है हाइड्रोजन गैस का, मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है उसका मास उसके मॉलिक्यूलर मास दैट इज 2 ग्राम के बराबर है। अब इक्वेशन में हमें 3 मोल चाहिए हाइड्रोजन के 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से रिएक्ट करवाने के लिए, तो उसका मास कितना हो जाएगा? 3 मोल का मास कितना हो जाएगा? 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन का, 1 मोल का 2 ग्राम है, तो 3 मोल का कितना हो जाएगा? 3 into 2 6 ग्राम। 4 कैसे होगा? H2 हाइड्रोजन 1 होता है, H2 है, हाइड्रोजन देखो 1 होता है, हाइड्रोजन 2 नहीं होता है। हाइड्रोजन का जरा कंफ्यूज कर रहे हो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो मतलब मॉलिक्यूलर मास 2 हो जाएगा ना, 2 into 1। अच्छा जी, अच्छा आगे मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा था कि अगर ये मैंने इन टर्म्स ऑफ मोल लिख दिया, मास लिख दिया, वॉल्यूम लिख दिया, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखूं तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा ये? अब नाइट्रोजन 1 मोल है तो 1 मोल के मॉलिक्यूल्स कितने बराबर होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 N2 molecules reacts with हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इसके 3 मोल्स हैं, तो 1 मोल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 होते हैं, तो 3 मोल्स में कितने होंगे? 3 into 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म, और बनेंगे कितने मॉलिक्यूल्स? अमोनिया के 2 मोल्स हैं, तो 2 into 6.02 एक्सपोनेंट 23 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। सही है, क्लियर है? सभी ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, हाइड्रोजन मास इन अमोनिया मास इट शुड बी 40, मैंने कहाँ पे बात कर रहे हो? जैसे मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हो, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन का ऐड क्यों नहीं किया, ये कह रहे हो? नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, तो टोटल अमोनिया का 17 ग्राम बन रहा है। अभी उमेर क्वेश्चन करते हैं ना तो आएगा समझ, सबर करो, टेंशन नहीं लो। 2 से मल्टीप्लाई करा तो है, ये देखो ना 17 लिखने के बाद मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा हुआ तो है, यहाँ कह रहे हो ना 17 into 2 करा हुआ तो है, चाहिए सबिया? 2 लिखा हुआ है। अच्छा जी, देखो क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा सा समझ आएगा। मेन चीज जो आप लोगों को याद होनी चाहिए यार क्वेश्चन करने से पहले, कि 1 मोल की कोई भी चीज अगर मेरे पास है तो उसका मास उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा अगर तो वो एटम है, या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा अगर तो वो मॉलिक्यूल है, और उसमें 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होंगे जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आ जाते हैं, डिपेंड करता है आप किसकी बात कर रहे हो, और 24 डेसीमीटर क्यूब वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एट रूम टेम्परेचर। ये आपके पास मेन लाइन है जो आपने याद रखनी है हर हाल में। सही है, अब क्वेश्चन देखते हैं, जरा ध्यान से सुनना क्वेश्चन। फाइंड आउट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इफ 90 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। देखो इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सेस। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास जो ऑक्सीजन है ना वो बहुत ज्यादा है, मतलब वो डिटरमिन नहीं करेगी कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। फॉर एग्जांपल इसकी अगेन जो है एग्जांपल हम लोग वहां से लेंगे कि मेरे पास क्या कहते हैं, एक रूह अफ़ज़ा की बोतल है, ऐसी बनती है ना रूह अफ़ज़ा की बोतल, एक रूह अफ़ज़ा की बोतल है, और मेरे पास जो है ना एक पानी की बड़ी एक जग है, कंटेनर है जिसमें बहुत सारा पानी है। सही है,
अच्छा, इस पानी में जग समझते हो ना पानी का? अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे इसके शरबत बनाना है, ठीक है, तो मैं कैसे डिटरमिन करूंगा कि कितने शरबत के ग्लास बनेंगे? मेरे पास जो रूह अफ़ज़ा की बोतल है ना वो भरी हुई है, वो फुल है, और एक पानी का जग है, तो कौन सी चीज बताएगी कि कितने शरबत के ग्लास बन सकते हैं? क्या पानी का जग बताएगा या रूह अफ़ज़ा की क्वांटिटी बताएगी कि कितने शरबत के ग्लास बन सकते हैं? देखो पानी। हमेशा प्रोडक्ट, कुछ कह रहे हो? हमेशा प्रोडक्ट जो है पानी। अच्छा उमैर क्यों कह रहे हो पानी? समझा सकते हो सबको? सही कह रहे हो लेकिन क्यों? समझा दोगे सबको? उमैर, शयान, पानी इज द मेन थिंग। अरे क्या बात करो, रूह अफ़ज़ा इज द मेन थिंग, मतलब रूह अफ़ज़ा नहीं होगा तो शरबत बन जाएगा क्या तुम्हारा? देखो नहीं, वो बात नहीं है, बात ये है कि अगर मुझे शरबत की ग्लास बनाना है ना, तो देखो एक जग पानी में से कितने ग्लास निकल जाएंगे शरबत के? 6 निकल जाएंगे, ज्यादा में ज्यादा 4 निकल जाएंगे या 6 निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन रूह अफ़ज़ा की, अब पूरा पानी का ग्लास डल रहा है ना, लेकिन तुम्हें पता है कि रूह अफ़ज़ा जो डलना है वो 1 चम्मच डलना है, सब में एक एक चम्मच डलना है। तो रूह अफ़ज़ा भी तुम्हारे पास बहुत सारा है, सबसे पहले खत्म क्या होगा? रूह अफ़ज़ा खत्म हो जाएगा या पानी खत्म हो जाएगा? अगर तुम्हारे पास एक नई रूह अफ़ज़ा की बोतल है पूरी भरी हुई, और एक पानी की बोतल में, एक पानी का जग मैंने दे दिया है, तो पहले खत्म क्या होगा? पानी का जग या रूह अफ़ज़ा? पानी खत्म होगा, ठीक है, क्योंकि रूह अफ़ज़ा तो 1 चम्मच डल रहा है, पानी जो है वो तुम पूरा भर भर के ग्लास डाल रहे हो। तो असल में जो रिएक्टेंट, अब ये दोनों रिएक्टेंट है, रूह अफ़ज़ा और पानी का जग, ये दोनों रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाएगा ना, उसको देखते हुए तुम बताओगे प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब तुम्हारे पास, तुम्हें शरबत के ग्लास बनाने थे 4, ठीक है, पानी जो है, तुमने देखा कि पानी से जो है ना वो 6 ग्लास तो बन सकते हैं, तुम पानी देख के डिसाइड करोगे कि हाँ भाई मैं 6 ग्लास तकरीबन बना सकता हूँ इससे, ठीक है। रूह अफ़ज़ा की बोतल देख के डिसाइड नहीं करोगे, क्योंकि पानी पहले खत्म होगा। तो जो चीज पहले खत्म होती है ना, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो चीज पड़ी रह जाती है, वो रिएक्टेंट जो बचा रह जाता है, उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। कभी भी एक्सेस रिएक्टेंट की क्वांटिटी बता, ये नहीं बता सकती कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। आप पानी के जग की वॉल्यूम देख के आप बता सकते हो कि हाँ भाई इसमें से 4 ग्लास शरबत बनेंगे। रूह अफ़ज़ा की बोतल से ये काम नहीं करोगे, क्योंकि रूह अफ़ज़ा तो बचा रह जाएगा ना एंड में, जो चीज खत्म हो गई है। अब इनमें से एक रिएक्टेंट खत्म हो गया, सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहे हैं, अब ये रिएक्शन एक पॉइंट पे आके रुकेगा कब? जब इनमें से कोई एक रिएक्टेंट रुक जाए, खत्म हो जाए, या तो दोनों के दोनों खत्म हो जाए एक साथ, या पहले कोई एक खत्म हो जाए। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि सल्फर खत्म हो गया है, ऑक्सीजन बहुत सारा है अभी भी, लेकिन क्या ऑक्सीजन अकेला सल्फर डाइऑक्साइड बना सकता है? नहीं, ये रिएक्शन रुक जाएगा। तो ऐसा रिएक्टेंट जो पहले खत्म होता है, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ऐसा रिएक्टेंट जो रह जाता है उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। सही है। और हमेशा प्रोडक्ट कितना बनेगा वो हमें कौन बताता है? प्रोडक्ट कितना बनेगा वो हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट बताता है, बस ये याद रखना, ठीक है। ये याद रखना कि प्रोडक्ट हमेशा कितना बनेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज ओनली डिटरमिन्ड बाय द लिमिटिंग रिएक्टेंट ओनली। और लिमिटिंग रिएक्टेंट की पहचान क्या है? क्वेश्चन में बता देगा कि एक्सेस क्या है, अगर तो उसने बताना है। अगर उसने नहीं बताना तुम्हें, तो जैसे इसके आगे वाली वर्कशीट है, कल वाली क्लास में करेंगे, कभी कभार वो नहीं बताता, बोलता है निकालो बताओ कौन सा लिमिटिंग है कौन सा एक्सेस है। लेकिन हमारा पहला स्टेप क्या है कि वो हमें बताएगा कि लिमिटिंग कौन सा है और एक्सेस कौन सा है। तो अभी फिलहाल उसने बता दिया एक्सेस ऑक्सीजन में, तो कभी भी हम एक्सिस वाले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का अमाउंट नहीं निकालेंगे, बल्कि लिमिटिंग वाले से निकालेंगे। सही है। तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है उसने तुम्हारा काम आसान कर दिया है, और अगर उसने नहीं लिखा हुआ तो मतलब उसने तुम्हारा काम दिया, तुमसे वो कह रहा है कि बताओ पहले कि लिमिटिंग। सही है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट दैट विल एंड फर्स्ट एंड दैट विल डिटरमाइन हाउ मच द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। अच्छा अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बड़ा आसान है, बातें इसकी बड़ी मुश्किल है। क्वेश्चन अगर तुम्हें ये सारी बातें, अगेन वही होता है ना ओ लेवल में, अगर ये तुम्हें सारी बातें नहीं भी समझ आ रही तो तुम आंसर निकाल लोगे। फिर लैग कर रहा है? हाँ हुआ था बीच में, अब सही होगी वापस। क्यों हो रहा है?
अच्छा चलो देखो, फाइंड आउट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड ये SO2. मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इफ 90 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. 90 ग्राम ऑफ सल्फर मतलब सल्फर को यूज करते हुए आप बताओ सल्फर डाइऑक्साइड कितना बनेगा. सल्फर को क्यों यूज करते हुए? क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेस में, और दूसरी बार उसने बताया ही सिर्फ मुझे सल्फर है. ठीक है, और उसने कह दिया ऑक्सीजन एक्सेस में, मतलब ऑक्सीजन को यूज नहीं करना, सल्फर को यूज करना है. तो सबसे पहला काम आपके पास पता है क्या होता है ऐसे क्वेश्चन करते वक्त? सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए, आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है. अच्छा, फॉर्चुनेटली ओ लेवल में वो तुम्हें जब भी मोलर कैलकुलेशन करवाएगा इक्वेशन बैलेंस करके देगा. कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि आप जो है इक्वेशन बैलेंस करो. इक्वेशन बैलेंस देगा आपको, जैसे यहाँ पे इसने इक्वेशन बैलेंस दी हुई है, बट मेक श्योर एक बार आप देख लो कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है. ठीक है, 99% केसेस में वो हमेशा इक्वेशन बैलेंस देता है, लेकिन ये उसके ऊपर मतलब फर्ज नहीं है कि वो वही इक्वेशन बैलेंस दे आपको. कभी वो आपको चाहे, क्योंकि 2020 में तो तुम्हारा एग्जाम नहीं है, 2021 में. 2020 खतरनाक ईयर था, अलग अलग चीजें हो रही थी. आज तक उसने ऐसा दिया नहीं है कि मोलर कैलकुलेशन में वो कह दे कि यार इक्वेशन जो है वो बैलेंस खुद करो. वो करके देता है, लेकिन आपको इक्वेशन बैलेंसिंग आती है तो आपने सिर्फ इतना करना है कि देख लेना इक्वेशन बैलेंस है या नहीं. ये इक्वेशन बैलेंस्ड है. अच्छा, वो ये कह रहा है फाइंड आउट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड का क्या पूछ रहा है? मास. तो इसके नीचे ना इसका मास लिख देना. इफ 90 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. किससे पूछ रहे हैं? 90 ग्राम ऑफ सल्फर. सल्फर का क्या दे रहा है? मास. सल्फर के नीचे भी उसका मास लिख दो. सही है. अच्छा, दोनों के नीचे इनका मास मास, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का मास पूछा था, रिएक्टेंट गैस मैंने इसके नीचे इसका मास लिख दिया. और किसके निकालने के लिए कह रहा था? अगर 90 ग्राम ऑफ सल्फर बर्न करें तो उसके इसका भी मास दिया हुआ है ना, तो मैंने मास लिख दिया. ठीक है. अच्छा, हमेशा मोल्स में आप एक लाइन बनाओगे, एज पर इक्वेशन लिखोगे. अब तुम्हें पता है कि मोल में 1 मोल में एटॉम मास के भी इक्वल रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के भी इक्वल रखा है, वॉल्यूम के भी इक्वल रखा है. लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सल्फर के मास की बात हो रही है. और सल्फर का यहाँ पे कितने मोल्स दिए हुए? 1 मोल दिया हुआ है. तो 1 मोल ऑफ सल्फर का मास कितना होगा? इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास. और सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? प्रोडक्ट टेबल से देखो, वो होता है 32 ग्राम. 32 ग्राम ऑफ सल्फर. अच्छा, 32 ग्राम ऑफ सल्फर से मेरा कितना मास सल्फर डाइऑक्साइड का क्या निकालना है? सल्फर डाइऑक्साइड का भी मास निकालना है. मैंने मास लिख दिया ना यहाँ पे, तुम पहले लिख देना क्वेश्चन पढ़ के. सल्फर डाइऑक्साइड का मास कितना होगा? सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मोल है? 1 मोल. देखो यहाँ पे 1 मोल था ना, तो मल्टीप्लाई बाय 1 मैंने लिखा नहीं था. अब सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास अगर तुम निकालोगे तो कितना होगा? 32 प्लस ऑक्सीजन इज 2 into 16. ये सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है. और कितने मोल है? 1 मोल है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो. ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. इसका क्या मतलब है कि 1 ग्राम 1 into 32 ग्राम ऑफ सल्फर से इतना सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो रहा है. क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है 90 ग्राम्स ऑफ सल्फर, तो सल्फर का मास दिया हुआ है ना, तो सल्फर के नीचे लिख दो 90 ग्राम ऑफ सल्फर से कितना ये प्रोड्यूस्ड होगा, x. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा. दैट वुड बी 90 मल्टीप्लाई बाय, अब ये इसको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर निकाल लेना है इसका, फिर लिखना, तो पूरी इसको लेके नहीं चलना. तो ये हमारे पास 64 ग्राम्स आ रहा है. 90 मल्टीप्लाई बाय 64 इज इक्वल टू, और ये 32, और ये क्या है? x मल्टीप्लाई बाय x. तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा इसका 90 into 64 डिवाइडेड बाय 32, दैट वुड गिव यू 180. तो इसका क्या मतलब है कि 90 ग्राम ऑफ सल्फर जो है ना, हमें 180 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके देगा. ऑक्सीजन देखो हमने इसलिए यूज नहीं करा क्योंकि ऑक्सीजन एक्सिस में है, और जो भी चीज एक्सिस में होती है उससे हम नहीं निकालते कभी भी. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर तुम्हें मैंने उसकी एग्जाम्पल दी ना रूह अफ़ज़ा और पानी की, तुम्हारे पास एक बॉटल रूह अफ़ज़ा है, एक जग पानी है. पानी को तुमने भरा, 4 ग्लास भरे, जग खत्म हो गया, रूह अफ़ज़ा की एक चम्मच डाल लो. ठीक है, अगर मैं कहता कि रूह अफ़ज़ा अभी भी तुम्हारे पास आधी से ज्यादा बोतल पड़ी हुई है, अगर मैं तुमसे पूछता कि बताओ कौन सी चीज डिटरमिन कर रही है शरबत बनाने से पहले, पानी का जग या रूह अफ़ज़ा की बोतल, कितने गिलास ऑफ शरबत बनेगा? तो तुम बोलोगे पानी का जग, क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाएगा. सही है. सर समझ में नहीं आया सर. अच्छा, हम लोग, अच्छा समझ क्या नहीं आया? लिमिटिंग एक्सिस वाला या ये क्वेश्चन समझ नहीं आया? ये
ये रेशो प्रोपोर्शनल कब कैसे फॉर्म करना है समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ये अभी चलते रहो जी आगे सर। आगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं, आ जाएगा। लिमिटिंग एक्सिस क्लियर है हसन तुम्हें? लिमिटिंग एक्सिस क्लियर नहीं हो रहा? अच्छा अभी फिलहाल इतना याद कर सकते हो कि जो चीज एक्सिस में हम उसको यूज नहीं करेंगे मोलर कैलकुलेशन में, बस अभी फिलहाल इतना याद कर लो। कल को जब हम लिमिटिंग एक्सिस की वो एक्सरसाइज करेंगे ना, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इतना याद कर लो कि हमने एक्सिस को यूज ही नहीं करना है अपनी मोलर कैलकुलेशन में। सही है, इतना तो कर सकते हो अभी। अच्छा देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। अब जिनको समझ नहीं आया ना पहला क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन देखो। बात मैंने क्या की कि हम एक्सिस को अपनी मोलर कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे। वही कह रहा है फाइंड आउट द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का क्या पूछ रहा है? मास, मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें से कैल्शियम क्लोराइड ये है ना राइट साइड पे, तो इसका मास पूछ रहा है ना, तो इसके नीचे इसका मास लिख दो। ठीक है, मास मतलब लेटर में मास लिख दो। इफ 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तुम्हें किस चीज का मास दिया हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका मास दिया हुआ है तुम्हें। अब अगर तुम लोगों ने बॉन्डिंग, एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड उसमें अगर फोकस करके चीजें नहीं पढ़ी हैं, तो तुम्हें ये नहीं पता होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम क्लोराइड क्या है। वैसे पास पेपर्स में वो कैल्शियम कार्बोनेट लिखने के बाद इसका फॉर्मूला भी लिख देगा, लेकिन फिर भी तुम लोगों को आइडिया होना चाहिए कि यार कैल्शियम कार्बोनेट इसमें से कौन सा है और कैल्शियम क्लोराइड इसमें से कौन सा है। पास पेपर में तो वो मेहरबान है, लिख देगा, मैंने नहीं लिखा। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो ये है CaCl2। तो वही कह रहा है फाइंड आउट द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का मास की बात कर रहे हैं ना, तो उसके नीचे मैंने एरो डाल के मास लिख दिया। इफ 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की भी मास की बात कर रहे हैं ना, तो उसके नीचे मैंने उसका मास लिख दिया। रिएक्टेड विद एक्सिस ऑफ HCl, जो जिसमें एक्सिस की बात कर रहा है उसके ऊपर क्रॉस डाल देना। ठीक है, ये स्टेप्स याद कर लो, आंसर तुम्हारा निकलेगा। ठीक है, ठीक है। HCl की बात कर रहा है, HCl पे क्रॉस डाल दो। बाकी जिन जिन की चीजों की बात कर रहा है ना, मास मास की बात कर रहा है, तो मास मास लिख दो। अच्छा अब आपने पहली लाइन बनानी है एज पर केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन आपको क्या कहती है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, है ना। यहाँ पे 1 मोल है ना इसका, अगर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। लेकिन मैंने यहाँ पे मास लिखे हुए हैं, तो मैं 1 मोल्स की टर्म्स में बात नहीं करूंगा, बल्कि मास की टर्म्स में बात करूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा? क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है ना इसका, देखो, और कैल्शियम क्लोराइड भी 1 मोल है, और 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड का मास कितना होगा? 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास इक्वल्स टू इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा ना। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालो, कितना होगा? इसमें एक कैल्शियम है, कैल्शियम का होता है 40, प्रोडक्ट टेबल यूज करके देखो। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 3 × 16, तो ये कितना बन जाएगा? 100 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास 100 ग्राम होता है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड का मास कितना होगा? इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास, वो निकालो, वो कितना है? कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5, और 2 क्लोरीन है कैल्शियम क्लोराइड में। तो 40 + 2 × 35.5, ये हो जाएगा 111 ग्राम, 111 ग्राम। यहाँ तक बात समझ आई? सही। अच्छा अब मैंने 1 मोल के लिए निकाल लिया है, ठीक है। अच्छा इत्तेफाक से इक्वेशन में भी 1 ही दिया हुआ है ना, अगर यहाँ 2 होता तो मैं क्या करता, 2 × 100 कर देता, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो मैं 1 × 100 करूंगा। 1 मोल, यहाँ पे जो भी नंबर है ना वो यहाँ पे लिखो, मल्टीप्लाई बाय मास। 1 मोल का कितना है? मॉलिक्यूलर मास कितना है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस। अच्छा ये तुम्हें अगर ये वर्डिंग्स नहीं लिखनी, नहीं लिखना, मैं इसी तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्रोड्यूसेस कितना कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, उसका भी मास लिखना है, तो उसका भी MR लिख दो 1, क्योंकि इसके भी 1 ही है ना यहाँ पे, तो 1 से मल्टीप्लाई करो। 2 होता तो 2 से करते, 3 होता तो 3 से करते। 1 × 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। सही है। अब क्वेश्चन में देखो कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम का मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड निकालने के लिए बोला है फ्रॉम 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
तो अब कैल्शियम क्वेश्चन में 200 ग्राम दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट के नीचे कैल्शियम कार्बोनेट लिख दो 200 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे लाइन डालो और यहाँ पे x लिख दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा। इसका मतलब ये कि 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस x अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, जो मुझे निकालना है। तो 100 इंटू 1 इज 100 इंटू x, 200 मल्टीप्लाई बाय 111, तो ये हमारे पास हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 111 डिवाइडेड बाय 100। ठीक हो गया। अब मुझे बताओ कितने लोगों को, शयान, उमैर, अब कुछ पिक्चर क्लियर हुई? इसका मतलब है 222 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर फाइनल आंसर मैं लिखूं ना, वैसे बोलता तो नहीं है, आपने तो सिर्फ आंसर निकालना था, तो इसका मतलब ये का 22 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 200 grams of कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, पूरी इक्वेशन जरूरी है मतलब नहीं, वर्डिंग आपने लिखनी, आप जो है अपना काम करते हो। देखो अब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी ना, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है मोल्स, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तो आप यूं करोगे कि 100 ग्राम से 111 बन रहा है, 200 से कितना बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता ही आ जाओगे। कुछ लोग इतना फास्ट हो जाएंगे कि वो ये भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर देंगे। सही है, तो लिखना नहीं है, हाँ क्वेश्चन में क्वेश्चन की डिमांड देखते हुए डिसाइड करेंगे करना है नहीं करना। उमेर ये वही चीज है, ठीक है। अब मैं तुम्हें आगे वाला एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर हम अपनी क्लास एंड करते हैं, अली, फिर बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करना, मेरे साथ करो और समझने की कोशिश भी करो उसको कैसे हुआ है। अच्छा, होपफुली सबको ये लाइन अब तक याद हो गई है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल है किसी भी चीज का, तो वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है, अगर मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल और आइंस की बात करें तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम की बात करें तो 24 डेसीमीटर क्यूब। होपफुली ये लाइन अब सबको याद हो गई होगी। अच्छा, अब जरा ये क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड की, तो नीचे एरो डाल के इसका नीचे वॉल्यूम लिख दो। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इफ 150 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की क्या बात कर रहा है, मास की बात कर रहा है ना, ग्राम्स का क्या मतलब है, कैल्शियम कार्बोनेट की मास की बात कर रहा है, तो नीचे एरो डाल के यहाँ पे मास लिख दो। सही है। इस ट्रीटेड विद एक्सिस HCl, एक्सिस जिसकी बात कर रहा है उसको क्रॉस कर दो, भूल जाओ उसको कि वो एग्जिस्ट भी करता है तुम्हारे लिए। ठीक है, पहली लाइन हमेशा एज पर केमिकल इक्वेशन लिखनी है, जो तुम्हें दी हुई है ना लाइन, एज पर केमिकल इक्वेशन। वो आपको पहली लाइन में क्या कहता है कि मास, कैल्शियम कार्बोनेट का मास लिखा हुआ है ना तुमने यहाँ पे, तो उसके नीचे उसका मास लिखो। यहाँ पे कितने मोल है, 1 मोल है। कार्बन डाइऑक्साइड के भी 1 मोल है। सही है, तो आपने मास कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का, 1 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि अभी पीछे निकाला था, वो कितना आया था, 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, 100 ग्राम्स। तो 1 इंटू 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस। अच्छा, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास नहीं लिखना, वॉल्यूम लिखना है, क्योंकि यहाँ पे तुमने वॉल्यूम लिखा हुआ है ना, वॉल्यूम लिखना है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का उमेर वॉल्यूम कितना होगा, 24 DM। क्या कह रहे हो शयान, 24 DM। 24 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा, 1 मोल है ना, इसलिए 1 मोल लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे 1 था, इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम लिखा हुआ था यहाँ पे, तो मैंने वॉल्यूम लिख दिया, ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा, क्वेश्चन में मास दिया हुआ है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो उसके नीचे 150 लिख दो, और वो कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा, x। तो आपने 100 मल्टीप्लाई बाय x, 150 मल्टीप्लाई बाय ये 1 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ से x आ जाएगा, या असल में आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड।
36. सही है, 36 डेसीमीटर क्यूब। समझ आई बात? जी सर। ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आगे इसके और वैरायटी करेंगे ना क्वेश्चंस की तो समझ आएगी। देखो मोल्स ने हमारी जिंदगी कितनी आसान कर दी। जब हमारे पास ये जो एक लाइन है ना, ये लाइन जो है ना, इसने हमारी जिंदगी ज्यादा आसान की है। ये पूरी लाइन हमें ना सबको आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर कर देती है। वरना पुराना जो मेथड था मोल्स का, उसमें हम क्या करते थे, हर कोई भी चीज दी हुई होगी ना, पहले यहाँ पे ना इसके मोल्स निकालने बैठ जाते थे, इसके भी मोल्स निकालने बैठ जाते थे। वो लंबा काम नहीं करना, डायरेक्ट मास को वॉल्यूम से कंपेयर करो ना। मैंने तुम्हें इक्वेशन बता दी ना, मास को वॉल्यूम से कैसे कंपेयर कर सकते हो। मॉलिक्यूलर मास को 24 डेसीमीटर क्यूब से कंपेयर कर लेना, गैस की बात हो रही है तो। सही है। अच्छा, कुछ लोग इसमें गलती पता है क्या करते हैं, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का जो है ना वो वॉल्यूम लिख के बैठ जाता है। अरे भाई क्वेश्चन में मास बोला हुआ है ना कैल्शियम कार्बोनेट का, तो मास लो। और कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉलिड है, हमने वॉल्यूम तो सिर्फ गैसेस के लिए बात की है 24 डेसीमीटर क्यूब, तो वो सिर्फ गैसेस के लिए होगा। सही। अच्छा, ये जो आपके पास वर्कशीट है फिलहाल, ये जो वर्कशीट 2 है, फिलहाल इसमें से आप लोग क्वेश्चन 3 तो मैंने कर लिया ना, 1 2 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। अटेम्प्ट करने में कोई मसला नहीं है, हो भी जाएंगे। ठीक है, तो वर्कशीट 1 तुम्हारा कल तक होमवर्क है। सही है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। अक्टूबर नवंबर वाले स्क्रीनशॉट कौन से लेने लोग, थे। कौन सा वाला वर्कशीट भेजी भी तो है मैंने तुम्हें, कहाँ का स्क्रीनशॉट लेना है? भेजिए वर्कशीट।